जब हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जंगल, है ना? बड़े बड़े घने जंगल। पर क्या हो अगर कहानी के असली हीरो वो हों जिन्हें हम देख भी नहीं पा रहे? आज की इस बातचीत में हम जलवायु कार्रवाई के इन्हीं छुपे हुए गुमनाम नायकों की कहानी जानेंगे। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, ये लाइन तो हम सबने सुनी है। और देखिए, ये गलत भी नहीं है। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज हम इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पूरी तस्वीर असल में है क्या। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कई दशकों से जब भी क्लाइमेट को बचाने की बात उठी है तो पूरी दुनिया ने अपना सारा ध्यान, सारा दाव सिर्फ एक ही हीरो पर लगाया है, और वो हीरो है जंगल। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। भाई सीधी सी बात है, जंगल कार्बन सोखने वाले बहुत बड़े विजिबल पावर हाउसेज हैं। वो दिखते हैं, तो नेचुरली जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज बनी, जितने भी फंड्स आए, जितने भी अभियान चले, सबका फोकस जंगलों पर ही रहा। और इसके सबूत तो देखिए हमारे सामने ही हैं। चाहे आप यूएन की बड़ी बड़ी क्लाइमेट मीटिंग्स देख लें या फिर ब्राजील में अमेज़न पर फोकस करने वाला COP30 जैसा बड़ा इवेंट, हर जगह बात सिर्फ जंगलों की ही होती है। अमेज़न फंड जैसे प्रोजेक्ट्स को ही ले लीजिए, अरबों डॉलर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने पर खर्च हो रहे हैं। मतलब सारा का सारा ध्यान एक ही जगह। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे अक्सर भुला दिया गया। एक ऐसा बायोम जो जंगलों जितना ही जरूरी है, पर कभी सुर्खियों में नहीं आया। ये है हमारी पृथ्वी के असली अनदेखे पावर हाउस। तो मिलिए सेराडो से। ये ब्राजील का एक बहुत बड़ा विशाल ट्रॉपिकल सवाना है, मतलब घास का मैदान। और जानते हैं, इसे उल्टा जंगल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी असली ताकत ऊपर नहीं, जमीन के नीचे छिपी है। इसकी जड़ें वो कई कई मीटर गहरी जाती हैं और जमीन के नीचे कार्बन का एक बहुत बड़ा स्टोर बना लेती है। और यही चीज इसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार बनाती है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 5%, 5%। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? छोटा सा नंबर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। ये 5%, ये दुनिया की सारी प्रजातियों का वो हिस्सा है जो अकेले सेराडो में लेता है। सोचिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्राजील की 42 बड़ी नदियों का स्रोत भी यही सेराडो है। ये वो नदियां हैं जो करोड़ों लोगों को पानी पिलाती हैं, खेतों को सींचती हैं। तो ये सिर्फ एक घास का मैदान नहीं है, ये तो जीवन का आधार है, उसकी बुनियाद है। तो अब बात करते हैं इस नज़रअंदाजी की कीमत की। क्योंकि जब हम अपना सारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर लगा देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरी जरूरी चीजें छूट जाती हैं और उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ पर्यावरण नहीं चुकाता, ये कीमत इंसान चुकाते हैं। ये एक सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है। क्यों? क्योंकि इन घास के मैदानों पर अनगिनत स्वदेशी और स्थानीय समुदाय रहते हैं। उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, सब कुछ इसी जमीन से जुड़ा है। और जब ये बायोम खत्म होता है तो समझिए कि उनकी पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। जरा ये बात सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस डेजर्ट अलायंस के वुथुंगा न्योनिंगर हैं जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर लोगों पर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है और जमीन पर दबाव भी। मतलब साफ है, उनके जैसे समुदायों का पूरा वजूद ही खतरे में है। ठीक इसी तरह की एक और आवाज ब्राजील से आती है, डरवेलिना टोमाजीनी, जो जमीनी हकों के लिए काम करती हैं। वो कहती हैं, सेराडो और लोग, हम तो जैसे दो भाई हैं। अगर सेराडो भाई खत्म हो गया तो अमेज़न भी नहीं बचेगा। उनकी बात का मतलब बहुत गहरा है कि अगर सेराडो, जो अमेज़न को पानी देता है, वो सूख गया तो अमेज़न के जंगल भी नहीं बचेंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हो क्या रहा है असल में? जब सारी नीतियां सिर्फ जंगलों को बचाने पर लग जाती हैं, तो अनजाने में होता ये है कि खेती का, डेवलपमेंट का सारा प्रेशर इन घास के मैदानों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नतीजा, ये जरूरी बायोम खत्म हो रहे हैं और उन पर निर्भर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक इम्बैलेंस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कहानी बदल रही है। पूरी दुनिया में एक नई डिस्कशन शुरू हो रही है। एक ऐसी बातचीत जिसमें इन भूले हुए बायोम्स की अहमियत को समझा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और ये बदलाव अब दिखने भी लगा है। देखिए, COP27 में पहली बार घास के मैदानों के लिए एक अलग से पवेलियन बनाया गया। इसका मतलब साफ है, अब उन्हें ग्लोबल स्टेज पर जगह मिल रही है।
आगे COP30 एक सुनहरा मौका होगा ये बताने का कि भाई अमेज़न को बचाना है तो सेराडो को भी बचाना पड़ेगा। और तो और 2026 को तो UN ने रेंजलैंड्स और पैस्टोरलिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ही घोषित कर दिया है, तो मोमेंटम बन रहा है। तो आखिर सोच में बदलाव क्या आ रहा है? इसे ऐसे समझिए, पहले हम एक टीम के सिर्फ एक स्टार खिलाड़ी को बचाने में लगे थे। ये भूल गए कि मैच तो पूरी टीम जिताती है। अब हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं, मतलब सारे बायोम्स को एक साथ लेकर चलने की। और ये जो नया तरीका है ना, ये स्वदेशी ज्ञान की इज्जत भी करता है और ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो प्रकृति के हर हिस्से को बराबर का महत्व दे। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अब हम बात करेंगे सिनर्जी की, यानी तालमेल बिठाने की। हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो पूरी तस्वीर को देखे, सिर्फ एक टुकड़े को नहीं। हमारा लक्ष्य है तालमेल, क्योंकि देखिए प्रकृति टुकड़ों में काम नहीं करती, वो एक कनेक्टेड सिस्टम है। जंगल, घास के मैदान, नदियां, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जाहिर है हमारे समाधान भी टुकड़ों में नहीं हो सकते, वो भी समग्र होनी चाहिए, पूरे सिस्टम को ध्यान में रखकर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बदलाव के लिए एक मजबूत गठबंधन बन रहा है। इसमें स्वदेशी नेता हैं जो जमीन को हमसे आपसे बेहतर समझते हैं, उनके साथ है वैज्ञानिक जो डेटा और रिसर्च लेकर आ रहे हैं, और फिर IUCN और WWF जैसे बड़े बड़े ग्लोबल संगठन भी हैं जो इस आवाज को दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रकृति को ऐसे ही अलग अलग टुकड़ों में देखते रहे और उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, तो क्या हम सच में एक ऐसा ग्रह बना पाएंगे जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सके? इस सवाल का जवाब ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी